हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल हम देखिए, कहा जा रहा है कि लोहे की जो वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये सवाल जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और लगातार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। कह रहा है कि लोहे की जो वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। यानी देखते रहिए, अगर उसमें नमी लग जाएगा या फिर पानी लग जाएगा तो उसमें जंग लगने लगता है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है। इसका मतलब है कि जैसे मान कि ये लोहे का रड है, अगर अब इसको खुला आप छोड़ दो तो इसमें हवा टकरा रहा है, पानी का बूंदे टकराएगी, अगर वहाँ पे ओस गिरेगा तो वो भी टकराएगा, तो ये डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर पेंट कर दो, ठीक है, अगर इसके ऊपर आप पेंट कर दोगे तो क्या होगा, एक परत बन जाएगा, है ना। तो परत बन जाने के बाद क्या होता है, हवा और नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या होता है, संक्षारण नहीं हो पाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है, नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। इस तरह जो लोहे को जब हम पेंट करते हैं तो वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल जो है कई बार इंपॉर्टेंट है और कई हल्का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा वो। अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसा युक्त पदार्थ खराब नहीं होता है। बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए उसके पैकेटों में आप देखोगे कि पैकेट में जब कोई पैक करता है तो उस तरह से नाइट्रोजन गैस उसमें भर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी जो है, हाँ, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया है। ठीक है, उदाहरण, तो उदाहरण भी आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यानी एक अलग से जो है ना, मतलब कि क्या बोले, लवण बन करके अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या है, नाइट्रेट, है ना, सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्लोराइड देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, AgNO3 और NaCl। और उसके बाद देखिए Ag जो है Cl के साथ मिल करके AgCl बनाया और NO3 बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखनी है। ये उसके बाद इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम बताते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल है, इसको भी आप लोगों को देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को, कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए AgCl है, मान के चलिए सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसमें सूर्य का रोशनी पड़ा तो ये Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, इसलिए गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है इसको। ठीक है, बस यही कारण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या है। हाँ, ये सवाल तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आप लोगों को देखना ही देखना है, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है, विलयन डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोई जाती है तो कॉपर सल्फेट विलयन को से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। कितना अच्छा से और डिटेल से इसमें समझाया गया है, और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। बात समझ में आएगी नहीं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद जो है, आप लोगों ने निम्नलिखित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के संतुलित करना समीकरण। तो समीकरण क्या, अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये वाला तो जानते हैं थोड़ा सा टफ होता है आप लोगों के लिए भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कह रहा है इसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि आपको पहले हिंदी में देगा, उसको समीकरण तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप H2 लिखोगे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का Cl2 लिखोगे, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl लिखोगे। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, जब आपने इतना लिख लिया तो यहाँ पर आप देखो,
ध्यान से, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 दो क्लोरीन है, तो यहाँ पे तो क्लोरीन एक ही था इसलिए आगे में दो लगा। अब जैसे ही आगे में दो लगा तो हाइड्रोजन हो गया दो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो, यहाँ पे क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन दो, तो सारा का सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है, एक सिर्फ एक दो लगाने से। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का अभिक्रिया कराएगा। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जो है आपका ये संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लोराइड जैसे ही आप लोग लिखे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl3 आ गया, क्लोरीन 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 था, तो इसको क्या करें हम लोग 3 लिखे यहाँ पे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया तो इसको भी 6 करना होगा, इसलिए आगे में इसका 2 लगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना 3 लगाने से हुआ क्या कि यहाँ पे बेरियम 3 गो हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी 3 लगा दिया ताकि यहाँ पे बेरियम 3 हो जाए। लेकिन जैसे ही 3 लगाया तो 4 तिया 12 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO4। लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे ये 4 तिया 12 है, ब्रैकेट हटेगा तो 4 तिया 12 हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला देखिए क्या है, सोडियम प्लस जल को अभिक्रिया कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन बना। तो सोडियम लिखिए Na, जल का H2O लिखिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया, 3। टोटल कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है 2 ही हाइड्रोजन था, तो एक तो लिख नहीं सकते इसलिए 2 यहाँ पे लिखा गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 हाइड्रोजन इससे हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन। लेकिन 2 लगाने से क्या हो गया, 2 सोडियम हो गया है ना, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा। अच्छा, इसके कारण यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके कारण भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो टोटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, ठीक है, वरना आप फॉर्मूला से बनाते रहोगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का सारा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए।